देखिए, पिछली सरकार के कारण ही जो स्थिति मैंने बताई वो निर्मित हुई थी। उनकी जो गलत ट्रांसफर नीति थी, अपने लोगों को अच्छे जगहों में या शहरी क्षेत्रों में बैठाने का, हमारा ध्येय तो खाली एक ही रहता है, जन सेवा। इधर उधर कोई क्या बोल रहा है उससे हमको परवाह नहीं रहता है। हमारे यहाँ तो इतना कम समय में 18-19 महीने में मोदी के गारंटी के अधिकांश काम को पूरा किए हैं। जब हम स्थापना दिवस मनाएंगे 1 नवंबर को, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी हम लोग की खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने नेतृत्व किया। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। ऊर्जा, खनन, AI ऐसे तमाम ऐसे सेक्टर है जिसको लेकर आप छत्तीसगढ़ को एक नया पावर हब के रूप में आप डेवलप कर रहे हैं। ये 10 महीने में 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आर्थिक हब के रूप में छत्तीसगढ़ डेवलप होते जा रहा है। एक नया पावर सेंटर छत्तीसगढ़ बन रहा है। हो सकता है कि देश का ये अच्छा शहर आगे चल के बनेगा। छत्तीसगढ़ के चेहरे पे एक बदनुमा दाग नक्सलवाद का है। लगभग 60-70 साल के एक ऐसे दाग को आप धोने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी तक हम लोग 327 से ज्यादा गाँव को उसको आबाद कर चुके हैं। GST 2.0 आप लोग लेके आए, केंद्र सरकार लेके आई। आप खुद दुकानों में जाके, बाजारों में जाके फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हर क्षेत्र में कीमतें कम हुई हैं और बड़ा अच्छा वातावरण अच्छा है। कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है कि सरकार कौन चला रही है। उनके समय में तो कौन सरकार चला रही थी उसका तो कोई मालूम भाव नहीं था। 5 साल में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई कि 2 साल आप लोगों के हो गए काटते काटते समाप्त ही नहीं हो पा रहे। 5 साल इनका भ्रष्टाचार में ही बीता, इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने उनको आउट कर दिया। नमस्कार, BS टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो पंच से लेके केंद्रीय मंत्री तक, संसद तक और फिर छत्तीसगढ़ में विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नेतृत्व किया। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप हाल फिलहाल में जापान के दौरे पे गए, ओसाका। कैसा रहा इन्वेस्टर समिट? क्या कुछ वहां पे खास आपने देखा जो छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा? बहुत शानदार रहा ओसाका की यात्रा। और वैसे तो ओसाका के अलावा टोक्यो भी गए और साउथ कोरिया में सियोल भी गए, और तीनों जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए थे। और ओसाका में तो वर्ल्ड एक्सपो भी लगा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी पेविलियन लगा था। 1 सप्ताह का समय मिला था, जिसमें बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ के विषय में यहाँ का जो कोसा का वस्त्र है, आपका डोकरा आर्ट है, हस्तशिल्प है, और जो यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो है वो सब के विषय में और जापानीज भाषा में पूरी जानकारी रखे, तो बड़ा आकर्षक रहा। लोग आए, करीब 30,000 लोग प्रतिदिन आए। और 3 इन्वेस्टर कनेक्ट में हम लोग अपना जो नई उद्योग नीति है उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर रखे, और उससे आकर्षित होकर 6 MOU हुए हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, AI के सेक्टर में, EV के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, और हमें पूरा विश्वास है कि निवेश यहाँ पर आएगा। छत्तीसगढ़ का पेविलियन वहाँ पे लगना और 20-30 हजार लोगों का प्रतिदिन उस पर विजिट करना छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व का विषय है। आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, वहाँ पर 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ पवेलियन का हम ही ने शुभारंभ किया, जो 1 सप्ताह तक चला। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर हमारे लोग जापानीज भाषा में अपनी पूरी जानकारी वहाँ पर रखे, तो बड़ा सराहा भी गया और लोगों को सब समझ में आई। तो 30,000 लोग सुबह से शाम तक उसमें आए, जिसमें हम लोग अपनी उद्योग नीति को भी रखे और छत्तीसगढ़ के विषय में भी, यहाँ के वस्त्र, यहाँ का डोकरा आर्ट, यहाँ का हस्तशिल्प,
ये सबको रखे वहां पर। ऊर्जा, खनन, एआई, ऐसे तमाम ऐसे सेक्टर है जिसको लेके आप छत्तीसगढ़ को एक नया पावर हब के रूप में आप डेवलप कर रहे हैं। ये परिकल्पना कैसे हुई और कैसे ये पूरा होगा? देखिए, एक तो नई उद्योग नीति लॉन्च करने के पश्चात करीब ये 10 महीने में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और खाली प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और एनर्जी के सेक्टर में अलग से एक इन्वेस्टर कनेक्ट किए थे जिसमें 3.5 लाख करोड़ का निवेश उसमें भी मिला है। विभिन्न सेक्टर में, थर्मल में, आपका हाइडल में, आपका पंप स्टोरेज में। और हम लोग आने वाले कुछ वर्षों में 30,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली यहाँ पर पैदा कर पाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर जो कंजम्पशन है प्रति व्यक्ति वो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। और आने वाले वर्षों में और अच्छा रहेगा। हम लोग एनर्जी के सेक्टर में पूरे देश में नंबर 1 होंगे। आर्थिक हब के रूप में छत्तीसगढ़ डेवलप होते जा रहा है। कितना लाभ इसको छत्तीसगढ़ को मिलेगा? क्योंकि एक और चीज है कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। एक नया पावर सेंटर छत्तीसगढ़ बन रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ एक तो देश के बीचों बीच में है, तो इससे लॉजिस्टिक में बड़ा मतलब फायदा होता है। और चूंकि यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए अनुकूल वातावरण है, खनिज संपदा भी भरपूर है, यहाँ पर बिजली है, पानी है, मैन पावर भी है इस, और हमारी नई उद्योग नीति भी है, तो उद्यमी लोग बहुत यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। और निवेश तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारे जो यहाँ के बेटा बेटी हैं उनको भी भारी तादाद में रोजगार मिलेगा। कहे कि हम लोग नई उद्योग नीति में रोजगार पर भी विशेष फोकस किए हुए हैं। अगर किसी उद्यम में 1,000 से ज्यादा रोजगार मिलता है तो विशेष उनको प्रोत्साहन देने का नई उद्योग नीति में व्यवस्था है। विपक्ष से लेकर कुछ दिनों तक माहौल बनाते रहे कि सरकार का गलत निर्णय है, लेकिन आपने सही साबित किया उसे। देखिए, पिछली सरकार के कारण ही जो स्थिति मैंने बताई वो निर्मित हुई थी। उनकी जो गलत ट्रांसफर नीति थी, अपने लोगों को अच्छे जगहों में या शहरी क्षेत्रों में बैठाने का, उसी के कारण ये जो विसंगति पैदा हुई थी, तो स्वाभाविक है उनका दुखी होना। छत्तीसगढ़ 25 साल हो रहे सर, रजत जयंती समारोह आप मना रहे हैं, 2 चरणों में ऐलान आपने किया है। कैसे मनाएंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे, क्या इसका मैसेज है? छत्तीसगढ़ राज्य को निर्माण हुए 25 साल हो गए हैं और हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। और 15 अगस्त को इसका आह्वान भी हो चुका है और आने वाले 25 सप्ताह तक ये समारोह होगा। अगले साल 2026 फरवरी तक चलेगा और इसको एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाए हैं। प्रत्येक विभाग करीब 1-1 सप्ताह अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रम इसमें ले रहे हैं। और चूंकि 25 साल हो रहा है तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न भी हैं, उनकी भी जन्म शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष को हम लोग अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किए हैं और प्रदेश में अधोसंरचना के लिए बजट भी ज्यादा रखे हैं और उस पर ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। और हम लोग का सौभाग्य होगा कि रजत जयंती समारोह में जब हम स्थापना दिवस मनाएंगे 1 नवंबर को, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी हम लोग की खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। और उस अवसर पर नया विधानसभा भवन बनके तैयार है, उनके कर कमलों से उनका भी मतलब विधानसभा भवन का भी इनॉग्रेशन होगा, शुभारंभ होगा। और एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समाज के लोग अंग्रेजों के साथ जो 14 विद्रोह किए, तो उसका भी एक म्यूजियम में उसका भी चित्रण किया गया है। तो उस ट्राइबल म्यूजियम का भी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे और राज्योत्सव का भी उनके कर कमलों से शुभारंभ होगा। आपने अटल जी का जिक्र किया, आप लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है, कुछ वाक्य आपको याद आ रहा हो उनके साथ बातचीत, कुछ समय जो आपके यादगार हो? नहीं, हमारा सौभाग्य था कि पहली बार
सांसद बन के दिल्ली गए तो उस समय माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनको नज़दीक से मतलब जानने का सौभाग्य मिला। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विद्वान आदमी थे, वो कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, राजनेता तो थे ही थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनकी भाषण शैली अद्भुत रहती थी। सभी लोग उनके भाषण को रोचकता के साथ सुनते थे और उन्होंने ही हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया, तो बहुत नजदीक से उनको जानने का हमको अवसर मिला। 11 के 11 सीटों का सपना अटल जी का कब आप पूरा करेंगे? देखिए, तब से लगातार 9-10 तो जीत ही रहे हैं, बस एक की कमी हो जा रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको भी जीतेंगे। ऊर्जा विभाग आपके पास, ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। बीते दिनों बिजली बिल को लेके एक निर्णय लिया गया, उसका असर क्या होगा? आपने कहा कि हम ऊर्जा दाता के तौर पे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोगों को मुफ्त में बिजली उनका बिल फ्री करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसमें भारत सरकार से भी अनुदान है, प्रदेश सरकार में भी इस साल अनुदान का प्रावधान किए हैं। और कोई व्यक्ति अपने घर के छतों में या घर में अगर सोलर पैनल लगवाता है तो 1 किलोवाट में भारत सरकार का 30,000 का सब्सिडी है और प्रदेश शासन का 15,000 का है। तो इस तरह से 45,000 का 1 किलोवाट में अनुदान मिल रहा है और 2 किलोवाट में 90,000 मिल रहा है। और 75% लागत का जो 75% है सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता को मिल रहा है, और बाकी जो थोड़ा पैसा लगेगा उसके लिए भी बैंक से फाइनेंस हो रहा है 6% में, और कुछ साल में वो फ्री हो जाएगा, तो आगे चल के लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। तो इस ओर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में हमने 600 लोगों को सब्सिडी प्रदान किया। प्रदेश का जो सब्सिडी है 600 लोग अपने घरों में इस योजना का लाभ ले चुके हैं, और उनसे हम बात किए तो बड़े खुश थे। और कई लोग ऐसे थे जो अपनी आवश्यकता पूरी करके बिजली बेच भी रहे हैं, तो मतलब आवश्यकता पूरी करके बिजली उत्पादन करता भी बन रहे हैं। तो इससे भी फायदा है कि आप अपनी बिजली तो फ्री करो ही, अगर ज्यादा आप बिजली अगर पैदा कर रहे हो तो सरकार को बेचो भी, तो ये भी लाभ हो रहा है। मतलब ऊर्जा दाता भी हमारा उपभोक्ता इससे बनेगा। कांग्रेस रोज पूछ रही है लोगों से कि आपका बिजली बिल कितना बढ़ा हुआ आया, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन आगे चल के बिजली फ्री होने वाली है और इसके लिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से पर्याप्त जागरूकता लाई जा रही है। हम लोग 33 सूर्य रथ चला रहे हैं, पूरे एक जिले में एक सूर्य रथ चला रहे हैं, जिसमें लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी बता रहे हैं और उनका फार्म भी भरवा रहे हैं। और हमको लगता है कि जिस दिन वो कार्यशाला हुई थी तब तक करीब 55,000 पंजीयन हो चुका था, और अब हमको लगता है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा पंजीयन हो चुका होगा। लोगों का रुझान बहुत है इस तरफ, और आने वाले समय में सभी इसको अपनाएंगे। छत्तीसगढ़ के चेहरे पे एक बदनुमा दाग नक्सलवाद का है। राज्य गठन के से हमें ये साथ में मिला। लगभग 60-70 साल की एक ऐसे दाग को आप धोने के लिए आगे बढ़े हैं जो लगभग साफ होने की स्थिति पे। कैसा महसूस हो रहा होगा आपको कि एक बड़ी समस्या से आप छुटकारा दिला रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी जनजाति समाज से हूँ और बस्तर पूरा जनजाति बाहुल है। और जब उनके बीच में हम लोग जाते हैं आज, और जिस तरह से बस्तर ओलंपिक कराए जिसमें 1,65,000 लोग भाग लिए, बस्तर पंडुम कराए जिसमें 47,000 लोग भाग लिए, और बराबर वहाँ के युवाओं को हम लोग भ्रमण भी करा रहे हैं। तो सबसे जब बातचीत होती है तो वो लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और अभी एक करीब 19-20 महीने में सुरक्षा कैंप लगातार खुल रहे हैं,
और अभी तक हम लोग 327 से ज़्यादा गांव को मतलब वहाँ पर उसको आबाद कर चुके हैं। और नियत नीलानार योजना भी, आपका सुंदर गांव योजना भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। और वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं। पहले राशन वहाँ नहीं पहुँचता था, अब राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुँचा रहे हैं। परिवहन की सुविधा शुरू हो गई, बस की सुविधा, दूरसंचार का साधन भी हो रहा है। अभी बजट में प्रावधान किए हैं, काहे कि ये देखा जाता है कि विशेषकर जनजातीय जो बहुल क्षेत्र हैं, सरगुजा और बस्तर, वहाँ पर या तो गरीबी के कारण या वहाँ पर साधन भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग पिकअप वगैरह में यात्रा करते हैं और एक्सीडेंट होता है तो भारी संख्या में एक साथ मौत होती है। तो इस सब से बचाने के लिए हम लोग बस सेवा ऐसा शुरू किए हैं, जिसमें अभी मतलब अनेकों रूट में जहाँ पर बस ओनर अपना फायदा देख के बस चलाते हैं, लेकिन जहाँ फायदा नहीं होता है वहाँ बस नहीं चलाते हैं, लेकिन वहाँ भी जनता के लिए बस की आवश्यकता होती है। तो ऐसा रूट का चिन्हित करा के वहाँ पर बस चलेगा और उसकी अगर उसमें बस ओनरों को लाभ नहीं होगा तो उसकी क्षति की जो पूर्ति होगी वो सरकार करेगी। एक में बड़ा सवाल है जनता के मन में कि बस्तर को लेके जो आप नियत नीलानार योजना या फिर बस सेवा योजना, कैंपों का स्थापना करना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि तो 25 साल की समस्या थी, आपने क्यों हल किया इसको? देखिए, एक तो हम स्वयं जनजातीय समाज से भी हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं, तो जब सुनते हैं नक्सलवाद से एक तो सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग मतलब अपाहिज हो गए, किसी की आंखें चली गई, किसी का पैर उड़ गया आईडी से, प्रेशर बम से, जिनका कोई दोष नहीं रहता है। और वहाँ पर पर्यटन की अपूर्व संभावनाएं हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके बाद भी गरीबी है। तो ये सबको देख के एक दुखी होते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और डबल इंजन की भी सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला, तो एक भावना जगी कि भाई इसको, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ठाना ही है कि इसको हटाना ही है, नक्सलवाद को खत्म करना है। तो आज उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। बस्तर प्राकृतिक संसाधनों का गढ़ है, खूब सारे प्राकृतिक संसाधन। बस्तर से जब माओवादियों का समाप्ति हो गया, माओवाद समाप्त होगा, बस्तर को विश्व स्तर पे ले जाने के लिए क्या करेंगे? ये तो देखिए, अभी हमने कहा कि पर्यटन की अपार संभावना है। वहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको एशिया का नियाग्रा कहते हैं। आपका तीरथगढ़ है, कुटुमसर का गुफा है, और भी अनेकों वाटरफॉल्स हैं। वहाँ पर आपका डेंस फॉरेस्ट है, अबूझमाड़ जैसा जंगल है। और एक तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक धुड़मारास गांव है। 60 देशों में जो पर्यटन की दृष्टि से जो बेस्ट विलेज का चयन हुआ है वर्ल्ड में, 20 गांव का, उसमें से एक गांव धुड़मारास है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और होम स्टे का प्रचलन है, बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट और वहाँ घरों में महीनों रह जाते हैं, और इससे सीधे सीधे उस परिवार को आर्थिक लाभ होता है। तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं और उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग सीधे लाभान्वित हों। उसके अलावा वहाँ पर हम लोग पशुपालन पर भी जोर दे रहे हैं, और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उनके साथ सरकार का एमओयू हुआ है, और 1 जून से हम लोग गाय देना शुरू भी किए हैं। तो एनडीडीबी अपना काम शुरू भी कर दिया है, उनको कैसे खिलाना पिलाना, सहेजना, बीमार हुए तो इलाज कैसे करना, दूध का संकलन करना, ये सब काम एनडीडीबी का रहेगा। तो पशुपालन के माध्यम से भी वहाँ के लोग हमारे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। बस्तर दशहरा विश्व स्तर पे फेमस है, पहला मौका होगा जब देश के गृह मंत्री उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल। वैसे तो बस्तर के लिए विशेष चिंता माननीय गृह मंत्री जी का है, और वहाँ पर वो कैंपों में भी गए हैं, गांव में भी गए हैं, स्कूलों में भी गए हैं, आंगनबाड़ी में भी गए हैं, राशन के दुकान में भी गए हैं। और जो पिछला
बस्तर ओलंपिक हुआ, बस्तर पंडुम हुआ, दोनों के समापन में भी वो आए हैं। उन्हीं के कर कमलों से दोनों कार्यक्रम का समापन भी हुआ है। लेकिन इस साल सौभाग्य होगा छत्तीसगढ़ का कि जो बस्तर दशहरा, जो विश्व का सबसे बड़ा दशहरा है, 75 दिनों तक चलता है, उसमें जो मुरिया दरबार होता है, मुरिया दरबार में वो शामिल होने के लिए पधारेंगे। सौभाग्य होगा छत्तीसगढ़ के लिए। आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं, अर्जुन की तरह मछली की आंख पे आपकी नजर होती है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी पूछे, नहीं, आप वही कहेंगे जो तय है मामला, जो आपके विजन है आपका। देखिए, हमको 30 साल से ऊपर राजनीति करते हुए हो गया। इसमें हम तीसरी बार विधायक हैं, 4 बार रायगढ़ से लगातार सांसद रहे और बराबर लोगों का आशीर्वाद बढ़ता ही गया। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में भी रहे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल में भी राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो हमारा ध्येय तो खाली एक ही रहता है, जन सेवा। इधर उधर कोई क्या बोल रहा है उससे हमको परवाह नहीं रहता है। अगर हमारी नियत ठीक है और हमारी दिशा सही है तो उसी में आगे बढ़ना ठीक रहता है। इधर उधर की बातें सुनेंगे तो टेंशन होगा, फिर काम करने में, आगे बढ़ने में बाधा होगी। इसलिए हम इधर उधर की बातों पर चिंता नहीं करते हैं। अपना जो लक्ष्य है, जो जनसेवा करने का जो बीड़ा उठाए हैं, तो उसी पर हमारा नीति और नियत दोनों साफ है। इसलिए आलोचना पर ज्यादा चिंता नहीं रहती है। जीएसटी का रिफॉर्म हुआ, जीएसटी 2.0 आप लोग लेके आए, केंद्र सरकार लेके आई। आप खुद दुकानों में जाके, बाजारों में जाके फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या फीडबैक है और क्या इसका असर होगा खास करके छत्तीसगढ़ पे, देश पे? देखिए, 2017 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस देश में जीएसटी लागू किया और अभी 2025 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी कि जीएसटी में रिफॉर्म लाएंगे और बताते हुए गौरव होता है कि मात्र 20 दिन में उसमें क्रियान्वयन भी हुआ और जो जीएसटी में 4 स्लैब थे उसको कम करके 2 स्लैब कर दिया गया और 28% का जो स्लैब था वो बिल्कुल हटा दिया गया और 12 का भी हटा दिया गया। आज 5 और 18 का स्लैब है और ये जो रिफॉर्म आया है इससे देश में उद्योग व्यापार करने में भी सहूलियत होगा और जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, खाद्य सामग्री, पनीर वगैरह है, सब में कीमत में भारी कमी आई है। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है, तो कृषि संयंत्र में भी मतलब उसके कीमत में भी भारी कमी आई है। हम अभी 2 दिन बाजारों में गए तो वहां पर गृहिणी लोगों से भी मिले तो बड़े खुश थे कि उन लोगों का बजट ठीक हो गए है और कुछ ज्यादा वो लोग मतलब सोच पा रहे हैं अपने किचन के लिए, सबके लिए। तो हर क्षेत्र में कीमतें कम हुई हैं और बड़ा अच्छा वातावरण, अच्छा है, खुशनुमा वातावरण। स्वास्थ्य के प्रति आपका विशेष लगाव है। परिजनों के निवास के लिए आप मेकाहारा जाते तो वहां कहते हैं निवास बनाने के लिए, एम्स जाते तो वहां आप निर्देशित करते कि यहाँ भी परिजनों के लिए निवास हो। कुनकुरी सदन आपने समर्पित कर दिया। दिल्ली में आपके घर को मिनी एम्स कहा जाता था। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ एक अलग से हॉबी होती है और वो हॉबी अलग अलग होती है। तो हमको सबसे ज्यादा संतुष्टि, वैसे तो हम लोगों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी होती है कोई अगर बीमार है तो उसका सही इलाज हो जाए, उसको आर्थिक सहयोग हो जाए, सरकारी योजना का उसको लाभ हो जाए। और ये शुरू से ही हमारी हॉबी रही है, जब हम विधायक थे तब से। और जब हम सांसद के रूप में दिल्ली गए पहली बार तो उस समय तो एक ही एम्स होता था दिल्ली में और भारी वहां पर प्रेशर होता था। गांव से भी, क्षेत्र से भी लोग वहां पर एम्स में इलाज कराने जाते थे, कहे कि एम्स में सस्ती और अच्छी इलाज, वहां पर इलाज अच्छा होता था, इसलिए सब जाते थे। और हम लोगों ने आग्रह भी किया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि और भी आप प्रदेशों में ब्रांच खोलिए एम्स का, ताकि यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो। और पहली बार ही उन्होंने
6 नए एम्स खोले थे, जिसमें छत्तीसगढ़ को मिला था, पहले ही किस्त में छत्तीसगढ़ को मिला था। ये हम लोग का सौभाग्य था। तो उस समय भी जाते थे तो जो पेशेंट तो अस्पताल में एडमिट हो जाते थे, लेकिन उनके परिजन वो हमारे घरों में ही, फ्लैट में ही रहते थे। और जब हम 14 से 19 एमओएस थे, राज्यमंत्री के रूप में थे, तो उस समय तो और ज्यादा संख्या में पूरे प्रदेश भर से लोग आना शुरू किए। तो 80-90 लोगों का एक टाइम में खाना बनता था, जो परिजन होते थे जो पेशेंट के। तो उस तरह से हमारी हॉबी थी। और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन रमन सिंह भी हमको बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा हमको चिट्ठी लिखते हो, मतलब बीमार जन के सहयोग के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक राहत कोष होता था, प्रधानमंत्री राहत कोष, तो उसमें भी बराबर चिट्ठी लिखते थे और वहां से भी सहयोग कराते थे। और अब जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है, तो पहले तो हम सोचे थे कि अपने विधानसभा और ज्यादा से ज्यादा जिले के लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन कुनकुरी सदन में आज पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और हमारी बड़ी अच्छी टीम वहां पर काम कर रही है। और वो लोग बराबर गांव से आते हैं, तो उनको लाइन अप करने का, अस्पताल में लाने ले जाने का, और सरकार की कौन सी योजना का लाभ उसको दिलाना है, सब सारी चिंता करते हैं। और हमेशा वहां भीड़ रहती है और मैं सुनता हूं कि बड़ा अच्छा उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। एक दो सवाल और मैं जल्दी से राजनीतिक तौर पे ले लेता हूं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, 3 बार आप बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है कि सरकार कौन चला रहा है, क्यों कंफ्यूजन है कांग्रेस को? सरकार कैसी चल रही है उनको ये देखना चाहिए। और उनके समय में तो कौन सरकार चला रही थी उसका तो कोई माई बाप नहीं था। वो तो उस समय तो शायद हम लोग सुनते थे कि 2.5 साल का समझौता था, लेकिन वो एक को तो 2.5 साल के लिए तरसते रह गए, उनको सरकार चलाने का अवसर ही नहीं मिला। हमारे यहाँ तो इतना कम समय में 18-19 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को पूरा किए हैं। 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, आज वो ये 18-19 महीने में पास कर दिए। किसानों का किया वादा पूरा किए, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया दाम भी दे रहे हैं। और अंदर की राशि को एक मुश्त, और वो भी धान खरीदी समाप्त होता है और 1 सप्ताह के अंदर देते हैं। 2-2 साल का बकाया बोनस दे दिए। आज 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम लोग महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर लोगों को मतलब पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपया। तो उनको तो ये बताना चाहिए कि सरकार कैसे चल रही है। एक आखिरी सवाल है, 5 साल में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई कि 2 साल आप लोगों के हो गए काटते काटते समाप्त ही नहीं हो पा रहे, रोज नए मामले आ जाते हैं। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत विश्वास करके कांग्रेस को बहुत बड़ा जनादेश दी थी और इन्होंने 36 वादे किए थे, लेकिन 5 साल पूरा इनको काम करने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किए हों। हर चीज में भ्रष्टाचार, आबकारी में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, महादेव सट्टा ऐप में भ्रष्टाचार, पीएससी जैसा जो पवित्र संस्था है जिसमें हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों का भविष्य तय होता है, वहां भी ये लोग भ्रष्टाचार किए और आज उसके कारण से इनके अनेकों लोग कई साल से आज जेल के अंदर में हैं। तो पूरा 5 साल इनका भ्रष्टाचार में ही बीता, इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने उनको आउट कर दिया। वोट चोरी को लेके कांग्रेस बड़ा अभियान चला रही है। देश में राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हुआ, प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे और क्या संभावना है? आप तो लोकसभा में भी रह चुके हैं। किसी पर इनका विश्वास नहीं है, न मतलब न्यायालय पर है, न चुनाव आयोग पर है, न ईवीएम पर है। जब इनको जीत मिल जाती है कहीं पर तो उस समय कोई ये लोग सब ठीक रहता है, कोई उस पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन इनकी हार हो जाती है तो सब चीज इनके लिए ईवीएम भी खराब हो जाता है, चुनाव आयोग भी गलत हो जाता है, न्यायालय तक कोई लोग भी दोषीदार ठहराने से नहीं चूकते हैं। तो ये लोग
अवसरवादी लोग हैं और देश की जनता से विश्वास खो चुके हैं अपनी कथनी और करनी के कारण। तो अब इन मुद्दा विहीन हो गए हैं, इसलिए इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।